स्वागत आप सभी का। अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। देहरादून से निकायों में आरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल ने आज ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। ओबीसी विधेयक पर विधि विभाग ने सोमवार को अपनी दरअसल राय दी थी और अब राजभवन की मंजूरी के बाद निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं पूरी खबर पर। सुनील, जानकारी दीजिए। पुनीत, उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं और पिछले एक साल से ओबीसी आरक्षण तय न होने के कारण ये निकाय चुनाव लटकते चले जा रहे हैं। जब ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो पा रहा था तो इसके एससी और एसटी का जो आरक्षण तय होता है वो भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते लगातार चुनाव लटकते चले जा रहे थे। पिछले एक महीने से एक ऑर्डिनेंस ओबीसी आरक्षण का राजभवन में लंबित पड़ा हुआ था। कल विधि विभाग की राय मशवरे के बाद आज राजभवन ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब ओबीसी आरक्षण से लेकर एससी और एसटी जो तीनों तरह के जो आरक्षण हैं उनका रास्ता खुल गया है। तो अब जो निकाय चुनाव है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब कभी भी निकाय चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी हो सकती है। आज राजभवन से ये विधि विभाग को आ जाएगा और करीब हफ्ते डेढ़ हफ्ते का एक प्रोसेस होगा जिसमें आपत्तियां भी लेनी होती हैं और उसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है जो निकाय चुनाव कराता है वो किसी भी तैयारी शुरू हो जाएगी, जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए। 2025 में होने वाली चारधाम यात्रा पर सरकार का अभी से फोकस है। देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अभी से चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी यात्रा हर तरह से अच्छी हो, इसको लेकर काम किए जा रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर प्राधिकरण बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर भी सीएम ने कहा कि शीत यात्रा को ठोस रूप देने पर काम हो रहा है। शीतकालीन यात्रा पड़ाव पर यात्रियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही गेस्ट हाउस में 25% की छूट यात्रियों को दी जा रही है। पिछली यात्राओं का जो अनुभव है उसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, जहां पर भी जो भी पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए देश भर के अंदर जो हमारे श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए सभी सुविधाएं शीतकाल के अनुरूप जो है सुनिश्चित की जाए, उसको बनाया जाए, उस दिशा में भी हमारा काम हो रहा है और जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनको उस दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आने का न्योता दिया है और महाकुंभ में उत्तराखंड का पंडाल लगाने का भी आग्रह किया है। इसके साथ प्रदेश के सांस्कृतिक दलों को भी महाकुंभ में आने का न्योता देने के साथ ही हर गांव से कम एक नागरिक को महाकुंभ में आने की अपील भी की। चलती हैं और यहीं से लाकर वहां संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें वहाँ पर।
इधर चमोली की बात करेंगे, जहां के जोशी मठ में औली सड़क पर हादसा हुआ। सेना का ट्रक जो है ये गहरी खाई में यहां पर जा गिरा। दरअसल बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन बढ़ गई है और आज सुबह सेना का ट्रक भी बर्फबारी में फिसलकर खाई में जा गिरा। हादसे में सेना के एक जवान को चोटें आई हैं, वो घायल हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और अब बेहद अहम खबर की बात करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर बता दें, जहां पर कल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की चेकिंग के दौरान एक अमेरिकी नागरिक के पास सैटेलाइट फोन मिला है। सैटेलाइट फोन की बरामदगी के बाद अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उससे अब पुलिस और दूसरी एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। पुलिस की माने तो अमेरिकी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और कुछ दिनों से ऋषिकेश में अपने एक दोस्त के साथ रह रहा था। कल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली जाते समय सीआईएसएफ की जांच के दौरान यह सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था। एक अमेरिकन नागरिक जो यहाँ पर कल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान उनके पास सैटेलाइट फोन पाया गया है और पूछताछ के दौरान पता चला है कि उनके पास ये सामान्य रूप से ही रखा हुआ था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। ये यहाँ पर अमेरिका से 19 नवंबर को ऋषिकेश पहुंचे थे अपनी एक महिला मित्र के पास और कल वापस जा रहे थे दिल्ली। तो उस समय पे चेकिंग के दौरान इनके पास सैटेलाइट फोन पाया गया है और इसमें अभी पूछताछ जारी है। देहरादून से खबर आपको बताते हैं, यहां पर वसंत विहार इलाके की अलकनंदा एनक्लेव में बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और इस मामले के सामने आने के बाद खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच में जुटी है। मृतक ओएनजीसी से रिटायर्ड अधिकारी हैं। अशोक कुमार गर्ग इनका नाम है। घर में अकेले रहते थे। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला की, घर से चिल्लाने की आवाजें आई थी। पोर्शन में रहते थे अकेले, पीछे के पोर्शन में रेंट पर जनरली देते थे, लेकिन वर्तमान में भी 15-20 दिन से कोई किराएदार नहीं था यहाँ पर। और पीछे के पोर्शन में बाथरूम जो बना वहाँ वो इंजर्ड हालत में पड़े हुए थे। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई है। अभी तक जो घटनाक्रम पूरा आसपास के लोगों से जो जानकारी हो और जो घटना स्थल देखने पर तो कहीं भी कुछ उसे कहते हैं कि किसी ऐसी नियत से आया हो जिसमें चोरी या लूट के इरादे से, तो चीज़ें इंटैक्ट दिख रही बहुत ज़्यादा, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं दिख रहा। और जिस हिसाब से लग रहा था कि उनको टॉर्चर इन द सेंस कि जिसे वार किया गया चाकू से, तो जो भी इस तरह के चोर या इस तरह के लोग आते हैं तो वो जनरली उनका मकसद चोरी करना या सामान को रहता है और इस तरह से वार नहीं करते जो आत्मघातक हो जाए। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट होने के बाद वहां के हालात अच्छे नहीं हैं। इस्लामी कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, जिसके प्रति देवभूमि उत्तराखंड में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मंगलवार को हिंदू संगठनों ने मिलकर इसी के खिलाफ हल्द्वानी में प्रदर्शन किया और भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय दखल देकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की गई। हिंदू हैं बहुत सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे मन में बहुत दुख है, आक्रोश है कि जो हमारे जो भाई बहन हैं जो बांग्लादेश में जो भक्त हैं उन लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है निर्दोष लोगों पर, तो हमें बहुत पीड़ा है। आज जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग सब बट गए हैं। अब बांग्लादेश में आप सब लोग देख रहे हो कैसे हमारा हिंदुओं का सनातन धर्म का मंदिर तोड़ा जा रहा है। हमें अलाउड नहीं हो रहा है, कंठी पहनना अलाउड नहीं कर रहे, तिलक लगाना अलाउड नहीं कर रहे। बताओ ऐसी कंडीशन हमारे ही देश में, बांग्लादेश हमने ही बना रखा था तोड़ के। आज समस्त हिंदू समाज एकत्रित होकर यह संदेश दे रहा है कि हम हिंदू समाज को एक होना अनिवार्य है और हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हिंदू समाज को अपनी एकता को दिखाने का काम करना पड़ेगा। देहरादून में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को फौरन रोकने के लिए भारत सरकार को दखल देना चाहिए। 7% की आबादी जो है उस आबादी को आप अत्याचार करेंगे, उस आबादी को आप सताएंगे तो वास्तव में प्रलय आएगी। हमारा प्रयास है कि ये प्रलय रुके। इधर उत्तरकाशी में भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान डीएम के जरिए पीएम मोदी को ज्ञापन भेजा गया।
और भारत सरकार से दखल देने की मांग की गई। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले टूरिस्ट्स के लिए खबर है। उन्हें उत्तराखंड बॉर्डर पर अब एंट्री फीस के बतौर ग्रीन सेस चुकाना होगा। 1 जनवरी से यह व्यवस्था लागू भी हो जाएगी। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को नए साल से जेब थोड़ी सी ढीली करनी होगी, क्योंकि राज्य में प्रवेश करने से पहले अब बॉर्डर पर उनको ग्रीन सेस के रूप में कुछ शुल्क देना होगा। शुल्क की ये राशि 40 से 80 रुपए के बीच होगी, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड की आबादी करीब 1.25 करोड़ है। सरकार को सिर्फ उनके लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं करना होता, बल्कि इसके 8 गुना अधिक उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों पर्यटकों के लिए भी व्यवस्था बनानी होती है। इसीलिए सेस लगाने का फैसला लिया गया है। ग्रीन सेस का प्रस्ताव 4 पहिया वाहन 40 रुपए, 3 पहिया वाहन 20 रुपए, मध्यम वाहन 60 रुपए, भारी वाहन 80 रुपए। हमारा राज्य अब केवल मैं कहूँ कि 1 करोड़ 25 लाख लोगों के लिए सुविधाओं को जुटाने का काम, आवश्यकताओं को जुटाने का काम नहीं है। हमको जो है राज्य के अंदर आने वाले लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा लोग जो प्रतिवर्ष हमारे राज्य के भ्रमण पर आते हैं, उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करना है। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग उसमें अपना अपना योगदान करें, और जो लोग अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं उनसे भी हमारे राज्य को योगदान की अपेक्षा रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में जो बाहर से एंट्री करने वाले जितने भी प्राइवेट वाहन होंगे उनके ऊपर उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रीन सेस लगाया जा रहा है। लगभग सालाना 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ के ऊपर यहाँ वाहन आते रहते हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट वाहन है, इसमें मुख्य रूप से जो ईवी वाहन है और हाइब्रिड वाहन है या सीएनजी पर चलने वाहन है, उनके ऊपर ग्रीन सेस नहीं लिया जाएगा। ग्रीन सेस वसूलने का जिम्मा परिवहन विभाग का होगा। सेस की राशि वाहन मालिकों के फास्टैग वॉलेट से काटी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक, सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों को सेस से छूट दी जाएगी। इसके लिए निजी ऑपरेटरों से टेंडर भी आमंत्रित कर लिए गए हैं। उत्तराखंड प्रदेश के विकास के लिए निर्णय उचित है और इससे प्रदेश को राजस्व वृद्धि के रूप में विकास कार्य करने में मदद मिलेगी। हालांकि पड़ोसी राज्य हिमाचल की तुलना में सेस की ये राशि 3 गुना कम है। हिमाचल में ग्रीन सेस के रूप में 50 से लेकर 300 रुपए तक का शुल्क लिया जाता है। सेस से मिलने वाली धनराशि का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुद्रप्रयाग की करेंगे बात, जहां पर कई गांवों में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। और यहां के मयाली गांव में कुछ दिन पहले महिला पर गुलदार के हमले की तस्वीर सामने आई थी और खबर सामने आई थी। इसके बाद से मयाली गांव के लोग काफी खौफ में हैं और इसके साथ ही जखोली ब्लॉक के कई गांवों में गुलदार की भारी दहशत है। पिछले 1 महीने में गुलदार 5 महिलाओं पर हमला कर चुका है। लोगों ने वन विभाग से इस गुलदार को पकड़ने की मांग भी कर रही है। लगातार यहाँ पे गुलदार ने आतंक फैला रखा है और 2-3 महिलाओं को और एक नाबालिग पुत्र को भी उसने अपना शिकार बनाने की भले कोशिश की, लेकिन गांव वालों के हो हल्ला से थोड़ा लोग बाग बचा पाए हैं इस चीज बच्चों को और महिलाओं को। उत्तराखंड में नेपाल और चाइना के बॉर्डर से सटे गांव जल्द जगमग होंगे और इसके लिए बिजली विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत इन गांवों में जल्द ही बिजली पहुंचेगी। ये रिपोर्ट जरा देखिए। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नेपाल और चाइना बॉर्डर के 3 सीमांत जिलों के गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना से जोड़कर सीमावर्ती इलाकों के विकास की पहल शुरू की है, जिसके तहत इन जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के गांवों में बिजली विभाग 1150 बिजली कनेक्शन देने जा रहा है, जिसमें चमोली जिले को छोड़कर पिथौरागढ़ में 832 और उत्तरकाशी में 322 बिजली के नए कनेक्शंस लगेंगे। 8 गांव तो हमारे पिथौरागढ़ में हैं और
उत्तर काशी में 3 गांव हैं। ये केवल वहां पर घर हैं। टोटल पिथौरागढ़ में है हमारे 832 घर और उत्तर काशी में 322 घर हैं। इन्हें हमें विद्युत आपूर्ति करने के लिए केंद्र शासित द्वारा जो योजना चलाई जा रही है केंद्र। सीमांत गांवों को रोशनी से जगमग करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने केंद्र सरकार से बिजली कनेक्शन देने के लिए करीब 12.5 करोड़ रुपए के बजट की मांग की है। लगभग 12 करोड़ 64 लाख का इसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और इसका टेंडर भी लगभग फाइनल स्टेज में है। जल्द ही ये कार्य पूर्ण होने वाला है। इसमें लगभग जो बॉर्डर में रहे लोगों को 1154 घरों को अच्छी विद्युत सुविधा हम प्रदान करने जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना से जहां प्रदेश के सीमांत गांव में पहली बार बिजली पहुंचेगी, वहीं प्रदेश का हर घर बिजली से रोशन होने का सपना भी साकार होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो पहाड़ों में हो रही है बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में -10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी बर्फबारी के बीच मंदिर की सुरक्षा में डटे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद पुलिसकर्मी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी बद्रीनाथ धाम में ही तैनात रहते हैं। इधर उत्तरकाशी के दूरस्थ मोरी तहसील के केदारकांठा बेस कैंप सांकरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इससे केदारकांठा जाने के लिए सांकरी में पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटकों में बर्फबारी के बाद वहां प्रकृति का आनंद लेने की उत्सुकता नजर आ रही है। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि इस बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय को काफी फायदा होगा और बड़ी तादाद में देश विदेश के पर्यटक यहां पर आएंगे। बर्फबारी और बारिश खेती के लिए भी काफी फायदेमंद है। केदारकांठा बेस कैंप पे है और यहाँ पर सीजन की अभी पहली बर्फबारी हुई है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुखद है। और जो भी यहाँ पर आज कल रात को यहाँ पर्यटक केदारकांठा के लिए आए वो बहुत ही खुश है। और इस बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय में तो 4 चांद लगेंगे ही और साथ में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। जिस गुजरात से है और सीजन की अभी पहली बर्फ गिरी है और हमको पता नहीं था कि ये बर्फ गिरने वाली है मंथ में। एक्चुअली में सब बोल रहे थे कि जैन एंड में गिरेगा या स्टार्टिंग में गिरेगा, बट हम लोग इतने लकी थे कि बर्फ हमको देखने मिल गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसे यहाँ के गाँव के लोग भी बता रहे हैं कि ऊपर भी हमको बहुत अच्छी खासी बर्फ मिलने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अगर आप घूमने निकले और अचानक से स्नोफॉल के नज़ारे मिल जाएं तो सफ़र पर जाहिर सी बात है कि 4 चांद लग जाते हैं। पहाड़ों में सैलानियों को कुछ ऐसा ही नज़ारा मिला है। नैनीताल पहुंचे पर्यटक बर्फबारी देखकर बेहद खुश हैं। सरोवर में अचानक बर्फबारी होने से सैलानी गदगद हो उठे। नैनीताल की माल रोड पर भी बर्फबारी से पर्यटकों के सफर में 4 चांद लग गए। पर्यटकों ने स्नोफॉल का मजा लिया और बर्फबारी में भी खूब मस्ती की। हम लोग तो बस घूमने आए थे, हम और मेरी मम्मी। तो हम लोग आए थे कि एकदम बस 2 दिन का ट्रिप जाएंगे, कैची धाम नैनीताल घूम के आ जाएंगे। और ये जो टाइम था ये स्नोफॉल का था नहीं, बट अनएक्सपेक्टेडली जो हम लोग स्नोफॉल देखे हैं ना, एकदम मजा आ गया। एंजॉय किया है, बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ। हमने सोचा नहीं था स्नोफॉल होगी, हमने तो सोचा था कि बस ऐसे ही थोड़ा ठंड एंजॉय करने आए थे हम, लेकिन स्नोफॉल हो गई। जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं था कि ये स्नोफॉल हमें देखने को मिलेगा और मतलब पूरी वाइब सी आ रही है कि हम हरियाणा से आए हैं, फरीदाबाद जिले से आए हैं और हमें यहाँ के इतना सुकून महसूस हो रहा है। यहाँ का रोप वे, यहाँ का टूरिज्म, यहाँ की मीडिया सब बहुत बढ़िया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में स्नोफॉल की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। नैनीताल में पिछले 3 सालों से स्नोफॉल के नज़ारे कम ही देखने को मिले, लिहाजा इस बार की बर्फबारी से कारोबारी भी उत्साहित हैं। 3 साल बाद हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो हुआ है, लेकिन 3 साल पहले जितना हुआ था उतना नहीं हुआ ये। तो 3 साल बाद ज्यादा होगा। इस बात उम्मीदें ज्यादा हैं बाद में की? नहीं, उम्मीदें तो हैं सर, अभी तो अभी पीक टाइम है, शुरुआत ही है अभी तो स्नोफॉल की।
स्नोफॉल होने के बाद सैलानियों की संख्या सरोवर नगरी में बढ़ने की उम्मीद अब कारोबारियों को है, क्योंकि क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए अभी कोई खास बुकिंग होटल कारोबारियों को नहीं मिली है, लेकिन स्नोफॉल के बाद कारोबार को बूम मिलने की उम्मीद है। दिनों में इसी तरीके का मौसम अगर रहता है तो पर्यटन कारोबार को बढ़िया बूम मिलेगा, अच्छे टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, कारोबार अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उनको भी पूरा करना होगा, अलाव की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा जो सुविधाएं टूरिस्ट को मिलनी है वो देनी होंगी, तो कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार भी आगे बढ़ेगा। हालांकि इन नजारों को देखने के लिए पर्यटक पहाड़ पहुंचने लगे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और पहाड़ों में हुई बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है, ठंड पड़ रही है और ऐसे में नगर निगम ऋषिकेश एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और डीएम के आदेश के बाद रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। इसके अलावा कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था के साथ ही कंबल भी बांटे जा रहे हैं। हमारे 2 रैन बसेरे हैं जो कि पूरे वर्ष भर चलते हैं और उनमें 10-10 बेड की व्यवस्था है। एक 10 बेड पुरुष वाले में है, 10 बेड महिलाओं के लिए। उसके अलावा हमारे जो है 12 जो है कमरे जो है प्रतीक्षा यात्री प्रतीक्षालय है आईएसबीटी में, काफ़ी बड़े कमरे हैं, हॉल के रूप में। 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक रुड़की में अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोज 3000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और सभी होटल ढाबों को रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो 11 से 21 तक का हमारा अग्निवीर भर्ती का प्रपोजल है, उसमें हमने पूरी तैयारी कर ली। प्रशासन और अदर स्टेक होल्डर जो हैं उन सबसे बातचीत हो गई, कई स्तर की मीटिंगें हो गई हैं। हमारे सीओ रुड़की साहब हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था के नोडल रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही हमारी रात दिन की टीमें लगेंगी। कल जो हमारी फोर्स है उसकी ब्रीफिंग के बाद हम कल शाम से अपनी ड्यूटियां पोस्ट कर देंगे। बाकी जो भर्ती ड्यूटियों में या भर्ती के दौरान जो अदर पुलिस वर्क आते हैं कि जो ब्रोकर टाइप के लोग घूमते हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट, उस पर भी हमारी सख्त नज़र रहेगी। और हमारी तरफ से पुलिस पार्ट से होटल ढाबों में भी एक रेट लिस्ट लगवाने का या जो फाइनल उनका न्यूनतम रेट पे एक अच्छा स्टॉक उपलब्ध करवाने की जो चीज़ें हैं वो उनसे बात हो गई।